तो दोस्तों स्टीरियो आइसोमेरिज्म को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में, जो कि आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म से डिफरेंट है। ठीक है, तो हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में, और इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल बनाता हूं मैंने 4 कार्बन का एक कंपाउंड बनाया, 1 2 3 4। मैं वैलेंसी पूरी कर देता हूं। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम है, आप सब जानते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन। मैं क्या करता हूं दोस्तों, इसमें से एक कार्बन को यहाँ से हटाकर उसको प्रतिस्थापी बना देता हूँ, तो मेरे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। 1 2 3 और एक जो कार्बन था इसको मैंने यहाँ से हटाकर दूसरी जगह लगा दिया, तो मेरे पास जो नया कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। इसका नाम है 1 2 3, यानी कि ये प्रोपेन है। और कौन सा प्रोपेन है? इस कंपाउंड का नाम है 2-मेथिल प्रोपेन। 2-मेथिल प्रोपेन। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही मैंने एक कार्बन को यहाँ से हटाकर प्रतिस्थापी बनाया, हमें 2 अलग अलग तरह के कंपाउंड यहाँ पर प्राप्त होते हैं। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। 1-क्लोरोब्यूटेन और 2-क्लोरोब्यूटेन का। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। यह है 1-क्लोरोब्यूटेन, 1 2 3 4 और पहले कार्बन पर है इसमें क्लोरीन। ठीक है, बात करते हैं 2-क्लोरोब्यूटेन की, तो देखिएगा 1 2 3 4 कार्बन है और दूसरे वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है क्लोरीन समूह। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि पहले वाले कंपाउंड का नाम है 1-क्लोरोब्यूटेन और दूसरे कंपाउंड का नाम है 2-क्लोरोब्यूटेन, और ये जो दोनों कंपाउंड है एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स। कौन से आइसोमर्स? पोजीशन आइसोमर्स, यानी कि स्थिति समावयवी हैं। क्या है? स्थिति समावयवी हैं। ठीक है, जबकि पहले वाले जो दोनों एग्जांपल्स हमने देखे थे, ये दोनों एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी हैं। कैसे? इसके नाम में आप देखिए ब्यूटेन, यानी कि 4 कार्बन की श्रृंखला है, और इसके नाम में आप देखिए प्रोपेन, यानी कि ये 3 कार्बन की श्रृंखला है। तो ये जो दोनों थे ये एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी थे। श्रृंखला समावयवी थे, यानी कि चेन आइसोमर्स थे। चेन आइसोमर्स थे। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, आप लोग देखिएगा। जैसे हम एल्कोहल का एग्जांपल लेते हैं, 2 ही कार्बन का एक छोटा सा एल्कोहल लेते हैं, 1 2 CH3 CH2 OH। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसका नाम जानते हैं, एथेनॉल बोलते हैं इसको। मैं क्या करता हूँ, इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटाकर इस CH2 के साथ जोड़ देता हूँ, तो दूसरा वाला कंपाउंड मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, CH3OCH3। ठीक है, मुझे ये 2 अलग अलग तरह के कंपाउंड मिल रहे हैं। पहले वाले का नाम है एथेनॉल, जबकि दूसरे वाले का नाम है डाईमेथिल ईथर। क्या नाम है? डाईमेथिल ईथर। आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों यौगिकों में जो इनके क्रियात्मक समूह है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो अलग अलग हैं। एक में एल्कोहल इसका फंक्शनल ग्रुप है और दूसरे वाले में ईथर जो है वो मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो ये जो दोनों समावयवी होंगे वो एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवी होंगे। कौन से? क्रियात्मक समूह समावयवी होंगे, जिनको इंग्लिश में कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। एक कंपाउंड में सिर्फ बॉन्डिंग पैटर्न में थोड़ा सा चेंज किया और मुझे एक दूसरा कंपाउंड मिला। ठीक है, और हम लोग देख पा रहे हैं कि हालांकि इन सभी एग्जांपल्स में जो ये दोनों कंपाउंड है, इन सभी के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये कंपाउंड एक दूसरे से भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में बिल्कुल अलग अलग हैं, बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं। कैसे? जैसे देखिएगा कि अगर मैं इस कंपाउंड का फॉर्मूला लिखूं तो मेरे पास इसमें 4 कार्बन हैं, 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10 हाइड्रोजन हैं।
इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं 1 2 3 4, इसमें भी कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, 3 6 9 और 1 10 हाइड्रोजन है। तो आप देख पा रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। कुछ इसी तरह से इसमें भी आप बात कर सकते हैं 1 2 कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, 3 और 2 5 और 1 6 इसमें हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। उसी प्रकार अगर हम इसमें देखें तो इसमें भी कितने कार्बन है? कार्बन है इसमें 2, 1 और 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, साथ ही साथ 1 ऑक्सीजन भी है। ठीक है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ये कंपाउंड जो है वो एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, तो ऐसे दो कंपाउंड्स जिनके अणुसूत्र समान हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम हो, ये ध्यान रखिएगा कि समावयवता की ये शर्त है कि ऐसे दो यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो। यदि दो यौगिकों का अणुसूत्र समान नहीं है तो ऐसे दो यौगिक कभी भी एक दूसरे के समावयवी नहीं हो सकते। फॉर सेक, जैसे मैं लिख देता हूं एक फॉर्मूला कि मेरे पास है C4H9 और O, और दूसरा वाला मैंने फॉर्मूला बनाया C4H10। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये दोनों कंपाउंड किसी भी कंडीशन में एक दूसरे के आइसोमर्स यानी कि समावयवी हो सकते हैं? तो जवाब है एब्सोल्युटली नो, कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों का जो अणुसूत्र है वही अलग अलग है, अणुसूत्र समान है ही नहीं। एक का अणुसूत्र है C4H10, दूसरे वाले का C4H9O, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग है, इसीलिए दोनों कंपाउंड्स कभी भी एक दूसरे के आइसोमर्स नहीं होंगे। बहरहाल मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, इन सभी एग्जाम्पल्स को मैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म यानी कि संरचनात्मक समावयवता के अंतर्गत रखता हूं। तो ऐसी क्या खास बात होती है कि इन सभी युग्मों को या पेयर्स को मैं संरचनात्मक समावयवी कहता हूं। क्यों? देखिएगा, इसमें मैंने क्या किया, जब मैंने एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड बनाया तो आप लोगों ने गौर किया होगा कि मैंने इन कंपाउंड्स के बॉन्डिंग पैटर्न में चेंज किया। किस में चेंज किया? बॉन्डिंग पैटर्न में चेंज किया, यानी कि बंधों की जो व्यवस्था थी उसमें चेंज किया। कैसे? फॉर से एक एग्जांपल मैंने दिया था 1 क्लोरोब्यूटेन का, और इसका मैंने एक पोजीशन आइसोमर बनाया था, वो था 2 क्लोरोब्यूटेन। क्या था? 2 क्लोरोब्यूटेन। आप देख पा रहे हैं कि एग्जाम्पल मैंने कुछ इस तरह से बनाया था, 1 2 3 4 कार्बन रखे, पहले वाले कार्बन पे मैंने लगाया क्लोरीन। इसमें मैंने क्या किया, इसी क्लोरीन को यहाँ से उठाकर दूसरे वाले कार्बन पर लगा दिया। तो मैंने क्या किया, इस क्लोरीन की स्थिति को बदल दिया। इसका जो बॉन्डिंग पैटर्न था, यहाँ पर ये पहले वाले कार्बन से जुड़ा है, जबकि यहाँ पर ये क्लोरीन दूसरे वाले कार्बन से जुड़ा है। तो मैंने बॉन्डिंग पैटर्न को चेंज कर दिया। तो ऐसी समावयवता जो कि बॉन्डिंग पैटर्न में चेंज करने से या बदलाव करने से उत्पन्न होती है, ऐसी समावयवता को हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म यानी कि संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको इस समावयवता में यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में बंधों की यानी कि बंधों से मेरा मतलब है परमाणु या समूहों की जो त्रिविमीय व्यवस्था है, यानी कि उनका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट कैसा है, त्रिविमीय व्यवस्था है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आप सिर्फ क्या करते हैं, बॉन्डिंग पैटर्न को चेंज कर देते हैं और अलग अलग कंपाउंड्स बनाते जाते हैं। ठीक है, बस बात ये ध्यान में रखनी है कि जितने भी कंपाउंड्स आप बना रहे हैं उन सब कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। सिर्फ उसी स्थिति में ऐसे दो यौगिक एक दूसरे के आइसोमर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म यानी कि संरचनात्मक समावयवता। इसमें आपको बंधों की 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट यानी कि उनका जो स्पाशियल अरेंजमेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये मतलब नहीं होना चाहिए कि कोई परमाणु प्लेन ऑफ पेपर में कहाँ पर है, क्या वो पेपर के प्लेन में है या वो
पेपर के प्लेन से आगे की तरफ है या पेपर के प्लेन से पीछे की तरफ है, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऐसी समायता को तो हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब अपन धीरे धीरे अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो शब्द का मतलब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। स्टीरियो का मतलब है त्रिविम यानी कि आकाशीय व्यवस्था से। ठीक है, तो हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। देखिएगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि समायोता की, चाहे वो कोई सी ही प्रकार की समायोता हो, चाहे स्ट्रक्चरल हो चाहे स्टीरियो हो, ठीक है, समायोता की परिभाषा ही यह कहती है कि ऐसे दो यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, क्या चीज, अणुसूत्र समान हो, किंतु उनमें उपस्थित परमाणुओं या समूहों की त्रिविमीय व्यवस्था में भिन्नता हो, त्रिविमीय व्यवस्था में भिन्नता हो, ऐसे दो यौगिकों को हम क्या कहेंगे, एक दूसरे के त्रिविम समावयवी कहेंगे, त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देता हूं कि टू कंपाउंड्स हैविंग, इस बात को थोड़ा सा अंडरलाइन करके रखिएगा कि दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम होना चाहिए। टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर यानी कि अलग अलग, डिफर इन स्पाशियल, और स्पाशियल का मतलब है थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स और ग्रुप्स। तो दोस्तों, ये यहाँ पर मैंने लिखी है त्रिविम समावयवियों की परिभाषा। क्या परिभाषा है कि इनमें जो दो यौगिक होंगे जो एक दूसरे के त्रिविम समावयवी होंगे, उनमें क्या होगा, उस अणु के अंदर जो परमाणु या समूह है उनकी त्रिविमीय व्यवस्था में भिन्नता होगी। ठीक है, आइए देखते हैं कि ये त्रिविम समावयवता कितने प्रकार की होती है। तो मैं इसका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन करता हूं। क्लासिफिकेशन, तो ये जो त्रिविम समावयवता है वो साथियों दो प्रकार की होती है। नंबर एक, जिसको बोलते हैं कन्फॉर्मेशन। क्या चीज़, कन्फॉर्मेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है संरूपण समावयवता। क्या कहा जाता है, संरूपण समावयवता। और दूसरे प्रकार की जो त्रिविम समावयवता होती है उसको बोला जाता है विन्यासी समावयवता। क्या कहा जाता है, विन्यासी समावयवता, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। तो दो प्रकार की त्रिविम समावयवता है। नंबर एक संरूपण समावयवता और दूसरी प्रकार की समावयवता है विन्यासी समावयवता या कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये जो विन्यासी समावयवता है जिसको कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म कहा जाता है, इसी में दोनों प्रकार की समावयवता आती है। आप लोगों ने सुना होगा और पढ़ा भी होगा। नंबर एक ज्यामितीय समावयवता जिसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहा जाता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। और नंबर दो प्रकाशिक समावयवता जिसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया त्रिविम समावयवता का क्लासिफिकेशन। नंबर एक कन्फॉर्मेशन और दूसरा टाइप है विन्यासी समावयवता, जिसके अंतर्गत फिर से दो प्रकार की समावयवता, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता आती है। तो साथियों, आज हम शुरू करेंगे
ज्यामितीय समायोता यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, जो कि एल्किनो यानी कि डबल बॉन्ड का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। किसका? डबल बॉन्ड का। तो डबल बॉन्ड पर आने से पहले हमें थोड़ा बहुत सिंगल बॉन्ड के बारे में स्टडी करनी होगी। और सिंगल बॉन्ड यानी कि एल्केन, तो देखिएगा ये जो कन्फॉर्मेशन है, कन्फॉर्मेशन जिसको हम संरूपण समायोता कह रहे हैं, ये किसका गुण है? ये एल्केनो का गुण है। एल्केनो का मतलब एकल बंध यानी कि सिग्मा बॉन्ड। किसका गुण है? एकल बंध या सिग्मा बॉन्ड का गुण है। तो हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे कि ये कन्फॉर्मेशन या संरूपण समायोता क्या होती है और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी कि ज्यामितीय समायोता क्या होती है। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, ज्यामितीय समायोता के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम संरूपण के बारे में बात करते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि अभी मैं बहुत अपना ये टॉपिक संरूपण समायोता अभी अपना टॉपिक नहीं है। हम इसके बारे में बहुत हल्का सा एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, उसके बारे में आगे हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन एक बार ज्यामितीय समायोता को पढ़ने से पहले आप संरूपण के बारे में सुनिए। तो हम बात कर रहे हैं संरूपण समायोता, जिसको मैंने कहा था कन्फॉर्मेशन। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि यह संरूपण समायोता या कन्फॉर्मेशन जो है वो एल्केनो का गुण है। किनका? एल्केनो का। और एल्केनो का अर्थ होता है सिग्मा बॉन्ड। साथियों देखिएगा, यदि मैं किसी एल्केन का एग्जाम्पल लूँ, छोटे से छोटा एग्जाम्पल मैंने लिया एथेन का। एथेन का फॉर्मूला आप जानते हैं CH3CH3। आप देख पा रहे हैं कि इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। तो साथियों होता क्या है कि कार्बन और कार्बन के जब बीच में जब सिग्मा बॉन्ड होगा तो ये कार्बन यानी कि ये पूरा मिथाइल ग्रुप जो है, ये जो पूरा मिथाइल ग्रुप है वो इस सिग्मा बॉन्ड की एक्सिस पर, सिग्मा बंध की अक्ष पर मुक्त घूर्णन कर सकता है। होता क्या है, ये परमाणु या समूह जो है वो इस सिग्मा बॉन्ड की अक्ष पर लगातार मुक्त घूर्णन करते रहते हैं, अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं, लगातार घूमते रहते हैं, जिससे त्रिविम में कभी भी इनकी स्थितियां जो है वो फिक्स नहीं हो पाती। कभी भी इनका एक अरेंजमेंट नहीं रहता, बल्कि इनके बहुत सारे अरेंजमेंट यानी कि बहुत सारी व्यवस्थाएं बनती है। कितनी बनती है? तो उसका जवाब है सर अनंत व्यवस्थाएं बनती है, इनफाइनाइट, इतनी कि जिनको हम गिन ही नहीं सकते। लगातार ये परमाणु या समूह जो हैं वो इस सिग्मा बॉन्ड की अक्ष पर लगातार घूमते रहते हैं, घूर्णन करते रहते हैं, जिससे हमें नई नई अलग अलग त्रिविमीय व्यवस्थाएं प्राप्त होती रहती है। और इन्हीं त्रिविमीय व्यवस्थाओं को हम संरूपण कहते हैं। क्या कहते हैं? संरूपण। और इंग्लिश में बोलते हैं कन्फॉर्मर। एक बहुत अच्छा यहाँ पर सवाल बनता है कि किसी एक यौगिक के कितने संरूपण हो सकते हैं, कितने कन्फॉर्मर हो सकते हैं? तो मैंने अभी बताया अनंत हो सकते हैं, यानी कि इनफाइनाइट हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक एग्जांपल और देने की कोशिश करता हूँ। साथियों सपोज कीजिए कि आपके पास दो गत्ते हैं। क्या चीज़? दो गत्ते हैं, और उन दो गत्तों के बीच में आपने कुछ इस तरह से एक कील लगा रखी है। क्या लगा रखी है? कील लगा रखी है। एक छोटा सा सवाल है, क्या ये गत्ता इस कील की अक्ष पर घूम सकता है? आप लोग जब हम बचपन में कुछ इस तरह से खेला करते थे, तो गत्ते को मैं अगर चाहूँ तो इस कील की जो अक्ष है, इस कील पर मैं इसको घुमा सकता हूँ, और ये गत्ता लगातार इस कील पर घूर्णन करता रहेगा, लगातार घूमता रहेगा, तो अलग अलग व्यवस्थाएं प्राप्त होती रहेगी। इसलिए मैं कह सकता हूँ इस कार्बन या इस कार्बन और इससे जुड़े हुए जो तीनों हाइड्रोजन है, इनकी स्थितियां कभी भी फिक्स नहीं होगी, कभी भी कोई एक स्थिति इनकी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इनसे लगातार नई नई व्यवस्थाएं प्राप्त होती रहती है, और उन्हीं व्यवस्थाओं को हम संरूपण या कन्फॉर्मर कहते हैं। एक और बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो अनंत समावी बनते हैं, अनंत संरूपण बनते हैं, ये हमेशा एक दूसरे में फास्ट इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। क्या होते हैं? फास्ट इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, यानी कि तेजी से एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते हैं। क्या होते हैं? तेजी से एक दूसरे में
अंतर परिवर्तित होते हैं, इसीलिए इनको रेजोल्यूट नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? रेजोल्यूट नहीं किया जा सकता, यानी आप इनकी व्यवस्थाओं को अलग अलग नहीं कर सकते, पृथक नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक दूसरे में फास्ट इंटरकन्वर्टिबल होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया सनुपण समायोता के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं ज्यामितीय समायोता यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो साथियों, आप लोगों ने देखा कि अगर सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में तो परमाणु या समूह की स्थितियां लगातार बदलती रहेगी, लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या होगा? तो क्या तब भी परमाणु या समूह इसी तरह से घूमते रहेंगे? आइए देखते हैं। जी, हम बात करें अब ज्यामितीय समायोता के बारे में। ज्यामितीय समावयता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, पहले वाली एग्जांपल में हमने कुल मिलाकर ये पढ़ा था कि कार्बन कार्बन के बीच में जब एकल बंध होता है यानी कि सिग्मा बॉन्ड होता है, तो उस सिग्मा बॉन्ड की अक्ष पर परमाणुओं या समूहों का लगातार मुक्त घूर्णन होता रहता है। आइए हम एक ऐसी कंडीशन के बारे में सोचते हैं, क्या हो अगर इस बंध की अक्ष पर परमाणु या समूह का ये जो मुक्त घूर्णन है वो रुक जाए, वो प्रतिबंधित हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जब हम एल्किनों की बात करेंगे तो आपको पता है कि एल्किनों में क्या पाया जाता है? द्विबंध पाया जाता है, यानी कि डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। साथियों, क्या होगा कि इस डबल बॉन्ड के कारण इस अणु में एक निश्चित प्रकार की दृढ़ता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? दृढ़ता, यानी कि रिजिडिटी आ जाएगी। रिजिडिटी आ जाएगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, डबल बॉन्ड के कारण परमाणुओं या समूहों का जो मुक्त घूर्णन अभी तक हो रहा था वो अब रुक जाएगा, वो फ्रीज हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस डबल बॉन्ड के कारण क्या होता है, जो फ्री रोटेशन होता है, फ्री रोटेशन किनका? फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, वो क्या हो जाता है? गेट्स रेस्ट्रिक्टेड। क्या हो जाता है? रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि मुक्त घूर्णन जो है, मुक्त घूर्णन वो क्या हो जाता है? प्रतिबंधित हो जाता है। मुक्त घूर्णन प्रतिबंधित हो जाता है, सारा रोटेशन रुक जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये रोटेशन ही रुक जाएगा तो इस डबल बॉन्ड से जुड़े हुए ये जो दोनों कार्बन है और इन कार्बन से लगे हुए जो परमाणु या समूह है, उनकी स्थितियां त्रिविम में फिक्स हो जाएगी। ठीक है, उनका विन्यास जो है वो एकदम स्थायी हो जाएगा, उनकी जो पोजीशंस है वो एकदम फिक्स हो जाएगी। तो दोनों कार्बन से जुड़े हुए परमाणुओं या समूहों की जो त्रिविम में स्थितियां हैं वो फिक्स हो जाती है, फिक्स हो जाती है। ऐसी कंडीशन में हमें दो प्रकार के कंपाउंड प्राप्त होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के कंपाउंड प्राप्त होते हैं, जिनको हम ज्यामितीय समावयवी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्यामितीय समावयवी कहते हैं। और वो दो प्रकार के कंपाउंड कौन से होते हैं, एक बार देखिएगा। ज्यामितीय समावयता का ही दूसरा नाम है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। क्या नाम है? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। दोस्तों देखिएगा, मैं इसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म क्यों कहता हूँ। मैं एक एल्कीन का एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिएगा, ये मेरे पास कार्बन है, आपको पता है कार्बन और बीच में क्या होता है, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड होता है, इसको हम एल्कीन कहते हैं। दो वैलेंसियाँ इसकी है खाली और दो वैलेंसियाँ ही इसकी खाली है। मैं इस पर CH3 जोड़ देता हूँ, इस पर मैं H जोड़ देता हूँ, इस पर CH3 जोड़ देता हूँ और इस पर H जोड़ देता हूँ। दोस्तों इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इस कार्बन पर एक CH3 और एक H ग्रुप लगा हुआ, इस कार्बन पर भी एक CH3 और H ग्रुप लगा हुआ। आप लोग देख पा रहे हैं कि इन दोनों कार्बन से ये जो दो CH3 समूह जुड़े हुए हैं वो दोनों एक ही दिशा में हैं।
एक ही दिशा में है, और साथ ही साथ ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं वो भी एक ही दिशा में है। जबकि एक और कंपाउंड ऐसा भी बन सकता है कि कार्बन, ये डबल बॉन्ड कार्बन, ये CH3 और ये वाला CH3 जो अभी तक तो एक दूसरे की दिशा में ही थे, अब क्या हो रहा है, ये दोनों CH3 एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। किधर? एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। और साथ ही साथ ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं ये भी एक दूसरे के आमने सामने है। तो आप लोग देखिएगा कि जब द्विबंध से जुड़े हुए दोनों कार्बन पर जुड़े हुए समान परमाणु समान दिशा में हो, समान परमाणु समान दिशा में हो, जैसे ये दोनों हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में, दोनों CH3 भी सेम डायरेक्शन में है, तो ऐसे यौगिक को हम कहेंगे सिस आइसोमर। क्या कहेंगे? सिस आइसोमर, यानी कि समपक्ष समावयवी। जबकि यदि समान परमाणु विपरीत दिशा में हो, समान परमाणु या समान समूह विपरीत दिशा में हो, जैसे ये दोनों CH3 एक दूसरे के आमने सामने है, एंटी डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और ये दोनों H भी एक दूसरे से विपरीत दिशा में है, ऑपोजिट है, ऐसे समावयवी को हम कहेंगे ट्रांस आइसोमर, यानी कि विपक्ष समावयवी। दोस्तों एक चीज देखिएगा, मैंने बताया कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड के कारण ये जो दोनों CH3 और H है और इधर भी CH3 और H है, यहाँ पर ये रोटेशन नहीं कर सकते, बल्कि क्या होगा, इनकी स्थितियाँ फिक्स हो जाएगी। तो हो क्या सकता है, ये हो सकता है कि या तो समान परमाणु और समूह समान दिशा में हो, या फिर समान परमाणु और समूह विपरीत दिशा में हो। क्या हो? विपरीत दिशा में हो, एक दूसरे के आमने सामने हो। तो दो ही प्रकार के कंपाउंड बन सकते हैं, यदि सेम डायरेक्शन में हो तो सिस, और यदि दोनों सेम ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, जैसे ये दोनों CH3 एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये दोनों H एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसे हम ट्रांस आइसोमर्स कहेंगे, विपक्ष समावयवी कहेंगे। मैं एक बार लिख देता हूं, सेम ग्रुप in same direction, सेम ग्रुप इन सेम डायरेक्शन, तो इसको हम कहेंगे सिस, यानी कि समपक्ष समावयवी। और यदि सेम ग्रुप इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कैसे हो, सेम ग्रुप किधर हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो इसको हम कहेंगे ट्रांस, यानी कि विपक्ष। और ये जो सिस और ट्रांस है यही एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं। ठीक है, ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं। और ये जो पूरी परिघटना है क्या, कि कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होने के कारण परमाणु या समूह का जो घूर्णन है वो प्रतिबंधित हो जाता है, जिससे इन परमाणुओं या समूह की त्रिविम स्थितियां फिक्स हो जाती है। यदि सेम ग्रुप सेम डायरेक्शन में हो तो इसे सिस कहा जाएगा, और यदि सेम ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो इसे ट्रांस, यानी कि विपक्ष आइसोमर कहा जाएगा। ठीक है, एक बात और ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि ये यहाँ पर जो सिस और ट्रांस है वो दोनों बिल्कुल अलग अलग अणु हैं या अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। क्या है? अलग अलग अणु हैं। जैसे मैंने पहला वाला जो एग्जांपल दिया था जिसको 2-ब्यूटीन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 2-ब्यूटीन। अभी मैंने ये जो एग्जांपल दिया था वो 2-ब्यूटीन का एग्जांपल था, और इसमें सिस और ट्रांस दोनों का ही अस्तित्व होगा। मतलब 2-ब्यूटीन सिस फॉर्म में भी पाई जाती है और 2-ब्यूटीन जो है वो ट्रांस फॉर्म में भी पाई जाती है। इन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है और इन दोनों को ही रेजोल्यूट किया जा सकता है, यानी कि आइसोलेट किया जा सकता है, दोनों को अलग अलग किया जा सकता है। एक और बात कि ये सिस और ट्रांस जो होते हैं वो एक दूसरे में कभी भी अंतर परिवर्तनीय नहीं होते, यानी कि इंटरकन्वर्टिबल नहीं होते। अगर आपको सिस को ट्रांस में बदलना है या ट्रांस को सिस में बदलना है तो आप एक ही काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि आपको इनके बीच में उपस्थित इन सहसंयोजक बंधों को तोड़ना होगा। इनको तोड़े बिना ये सिस और ट्रांस को आप एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।